ओके। मेरा चश्मा कहाँ गया? करूँ? ठीक। हाँ, तुम्हारा ये जो टॉपिक है डीएनए के ऊपर चल रहा है। किस पर? डीएनए की अगर बात करें तो इसके अंदर डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है। डीएनए का पूरा नाम आप जानते हो, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल। अच्छा, जो डीएनए है उसके बारे में हमने कुछ बात कर ली थी कि इसके रासायनिक संगठन में 3 चीजें होती हैं। इसके रासायनिक संगठन में 3 चीजें होती हैं। एक तो नाइट्रोजनी क्षारक, एक पेंटोज शर्करा और एक फॉस्फेट समूह। एक फॉस्फेट समूह, 3 चीजें होती हैं। नाइट्रोजनी क्षारक की अगर हम बात करें तो जो नाइट्रोजनी क्षारक होता है ये इसमें प्यूरीन और पिरामिडिन के रूप में पाया जाता है। प्यूरीन जो होता है वो ए और जी होता है, पिरामिडिन सी और टी होता है। हम डीएनए की बात कर रहे हैं तो डीएनए के अंदर साइटोसिन, थाइमिन, एडेनिन, ग्वानिन 4 चीजें होती हैं। साइटोसिन, थाइमिन, एडेनिन और ग्वानिन। और ये जो पेंटोज शर्करा होती है, यहां पर जो पेंटोज शर्करा होती है वो डीऑक्सीराइबोज प्रकार की होती है। कौन सी होती है? डीऑक्सीराइबोज प्रकार की, डीऑक्सी राइबोज टाइप की। इट मीन्स जो पेंटोज शर्करा है उसके दूसरे नंबर कार्बन पर एक ऑक्सीजन परमाणु डिजनरेट रहता है, रहता नहीं है, इसलिए इसको डीऑक्सीराइबोज शर्करा कहा जाता है। और फॉस्फेट ग्रुप जो होता है वो H3PO4 के रूप में होता है, H3PO4 के रूप में होता है। ये बात हमने कर ली थी, ये बात हमने कर ली थी, ठीक है। इसके बाद में हमारी बात आई थी कि भाई न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड क्या होते हैं, ये बात आई थी। तो जो पेंटोज शुगर होती है पेंटोज शुगर होती है उसके पहले नंबर कार्बन पर
नाइट्रोजनी क्षारक जुड़ते हैं, चाहे ए जुड़ जाए, चाहे सी जुड़ जाए, चाहे टी जुड़ जाए, चाहे जी जुड़ जाए, पहले नंबर कार्बन पर बाय द एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड किसके द्वारा जुड़ते हैं? ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा जुड़े रहते हैं, ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा जुड़े रहते हैं। ये जो बात होती है आपकी, इसको आप न्यूक्लियो साइड कहते हो। क्या कहते हो? न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। और ये जो न्यूक्लियोसाइड है, ये न्यूक्लियोसाइड बना, ये न्यूक्लियोसाइड जब फॉस्फेट ग्रुप के साथ जुड़ जाता है तो ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है, अब ये कहलाएगी न्यूक्लियोटाइड। क्या कहलाएगी? न्यूक्लियोटाइड। यह बात आपको पता होनी चाहिए कि पेंटोस शर्करा के 5वें नंबर कार्बन से फॉस्फेट ग्रुप जुड़ता है। कौन से नंबर कार्बन से? 5वें नंबर कार्बन से फॉस्फेट ग्रुप जुड़ता है। तो इस प्रकार से एक डीएनए में 4 न्यूक्लियोटाइड होते हैं और 4 ही न्यूक्लियोसाइड, क्योंकि 4 बार जुड़ेंगे। ए से जुड़ना, सी से जुड़ना, टी से जुड़ना, जी से जुड़ना, 4 बार जुड़ते हैं तो 4 बार ही पेंटोस शर्करा के रूप में आ रहे हैं वो जुड़कर। तो ये 4 न्यूक्लियोटाइड रहेंगे और 4 ही न्यूक्लियोसाइड रहेंगे। अब एक नई बात आती है जिसको आप कहते हो पॉलीन्यूक्लियोटाइड। जो पॉइंट है अपना है वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड। कौन सा है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। देखो, पॉलीन्यूक्लियोटाइड की अगर हम बात करें तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या है कि भाई न्यूक्लियोटाइड प्लस न्यूक्लियोटाइड प्लस न्यूक्लियोटाइड प्लस न्यूक्लियोटाइड अगर एक श्रृंखला में जुड़ते जाएंगे तो वो क्या बना लेंगे? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। इस प्रकार से आपको ये बात पता होना चाहिए कि डीएनए एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। कैसी है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। कैसी श्रृंखला है भाई? पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला है। डीएनए एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला है। तो इसके अंदर न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं वो जुड़ते जाते हैं और एक लंबी श्रृंखला बन जाती है जिसको आप पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हो। क्या कहते हो? क्लियर बात? इतनी बात समझ में आई? ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड बना। अब बात ये है कि 2 साइंटिस्ट थे जिनका नाम था वॉटसन एंड क्रिक। क्या नाम था? वॉटसन और क्रिक। वॉटसन और क्रिक की अगर हम बात करें, वॉटसन और क्रिक की हम बात करें तो उन्होंने एक मॉडल दिया था भाई। इस मॉडल का नाम था डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल। कौन सा मॉडल दिया था? डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था इन्होंने। क्लियर? और जो देने वाले थे वो कौन थे भाई? वॉटसन एंड क्रिक। वॉटसन एंड क्रिक। इस काम के लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। इस कार्य के लिए इन्हें क्या मिला था? नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किए गए थे। ठीक है? इसके पीछे एक कहानी है, बताऊंगा बाद में, अभी के लिए क्लास जारी रखो। कि वॉटसन और क्रिक के पीछे एक मैडम रोजलिन से जुड़ी हुई एक कहानी है कि काम
किसी ने किया और नाम किसी का हुआ, ये बात थी इसमें। ठीक है, तो वॉटसन और क्रिक ने नोबेल प्राइज से सम्मानित है। इन्होंने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था भाई। कैसा मॉडल दिया था? डबल हेलिक्स मॉडल दिया था, डीएनए का डबल हेलिक्स। तो डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल है वो आपको कुछ इस प्रकार से बताता है कि डीएनए के अंदर दो लड़ियां होती हैं। कितनी लड़ियां होती हैं? दो लड़ियां होती हैं। ये दोनों लड़ियां एक दूसरे के साथ सर्पिलाकार रूप से व्यवस्थित रहती हैं। ये लड़ियां एक दूसरे के साथ सर्पिलाकार रूप में अरेंज रहती हैं। ये डबल हेलिक्स मॉडल की बात है। किसकी बात है? उन्होंने बताया कि एक लड़ी दूसरे के साथ एंटी पैरेलल होती है, प्रति समांतर होती है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है कि ये दोनों लड़ियां एक दूसरे के साथ प्रति समांतर होती है। प्रति समांतर मतलब ये तो समांतर हुआ, लेकिन प्रति समांतर का मतलब एक ऐसे जा रहा है एक ऐसे, लेकिन है समांतर, है समांतर लेकिन एंटी पैरेलल है। इन्होंने ये बताया कि इसमें एक लड़ी जो होती है 5 डेज से 3 डेज की ओर होती है, एंड दूसरी जो लड़ी होती है वो 3 डेज से 5 डेज की ओर होती है। यानी कि डायरेक्शन बताई थी। क्या बताई थी? इसके बाद इन्होंने ये बताया कि इसके एक कुंडलन में, डीएनए के एक कुंडलन में 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। कितने होते हैं? 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। 1 2 3 4, ये पांचवा यहां होता है, और कुंडलन यहां से यहां तक लगेगा, तो 5 यहां होते हैं। कुछ बच्चे इसमें बढ़ाते रहते हैं डिजाइन की तरह, डिजाइन लगने लगेगी, ऐसा कुछ नहीं होता, ये गिनती के होते हैं। कितने लगाओगे आप? 5। एक ऊपर वाले में 5, नीचे वाला, और एक कॉइल हो गई, जैसे रस्सी एक लपेटा लगाती है ना एक दूसरी रस्सी के साथ, कुछ इस प्रकार से। तो आप पूरे में इसको अरेंज कर सकते हो। ये बताया उसने, एक सिरा जो होता है 5 डेज से 3 डेज के अंदर, और एक होता है 5 डेज के। ठीक है, इन्होंने बताया कि डीएनए की ये जो दोनों लड़ियां हैं, डीएनए की ये जो दोनों लड़ियां हैं, ये एक लड़ी को रिप्रेजेंट कर रही है शर्करा, और ये दूसरी लड़ी। तो इन्हें बताया कि नाइट्रोजनी क्षारक, ये नाइट्रोजनी क्षारक हो गए भाई। ये क्या हो गए? नाइट्रोजनी बेसेज। और ये क्या हो गई? शुगर हो गई, शर्करा हो गई। तो इन्होंने बताया कि नाइट्रोजनी क्षारक और जो शर्करा होती है वो बीच में होती है। नाइट्रोजनी क्षारक और शुगर जो है वो लड़ियों के बीच में होती है, और आउटर फॉस्फेट होता है। बाहर की तरफ क्या होता है? फॉस्फेट। ये फॉस्फेट, ये फॉस्फेट, ये फॉस्फेट।
और ये बीच में होता है। ठीक है, अब ये एक लाइन जो है ना, ये एक लाइन ये इस पूरी बात को रिप्रेजेंट कर रही है। समझ में आ गई बात? ये अकेली लाइन इस पूरी बात को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, अगर आप यहां देखो तो ये इसका 5वां, और इधर आके कौन से पे खत्म हो जाएगा, और इधर देखो तो 1 2 3 ये तीसरा, इधर कौन सा 5वां। तो अगर आप देखो तो एक सिरा 3 days to 5 days की ओर होता है तथा एक सिरा 5 days to 3 days की ओर होता है। ये बातें इसमें आ जाती हैं। फिर इसने बताया कि एक कुंडलन की लंबाई 34 एंगस्ट्रॉन होती है। कितनी होती है? कि एक जो कॉइल है उसकी लेंथ कितनी होती है? 34 एंगस्ट्रॉन कितनी होती है? क्लियर? फिर उन्होंने ये बताया कि दो न्यूक्लियोटाइड पेयर के बीच की जो दूरी है ये 3.4 एंगस्ट्रॉन होती है। ये तो आप निकाल सकते हो ना। अरे 10 लगे हैं, 34 दूरी है, तो दो के बीच की कितनी हो गई? 3.4 हो गई। कितनी हो गई? ठीक, इन्होंने ये बताया कि ये जो डीएनए है इसका जो व्यास है जिसपे ये होता है वो होता है इसका 20 एंगस्ट्रॉन। कितना होता है? क्लियर? ये बात बताई गई थी। इसके बाद डबल हेलिक्स में ये बात भी बताई गई थी कि यहां पर एडेनिन जो होता है वो थाइमिन के साथ डबल बॉन्ड द्वारा जुड़ा रहता है तथा साइटोसिन ग्वानिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड द्वारा जुड़ा रहता है। ये बात भी इसमें बताई गई थी कि एडेनिन थाइमिन के साथ डबल बॉन्ड द्वारा जुड़ा रहता है तथा साइटोसिन ग्वानिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड द्वारा जुड़ा रहता है। तो ये जो बातें थी वो डबल हेलिक्स मॉडल की बातें थी। और ये बात इस बार ये थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है कि डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल को समझाइए। तो आपको साइंटिस्ट का नाम देना है, ये डायग्राम बनाना है, इसके साथ ये दिखाना है, बाकी इसकी जितनी भी बातें वो आपको लिखनी है कि एंटी पैरेलल होती है, एक दूसरे के साथ सर्पिलाकार रूप से व्यवस्थित होती है, ए से टी जुड़ा रहता है, सी से जी जुड़ा रहता है। ठीक है, ये बात आपके केमिस्ट्री में भी रहेगी, ये चैप्टर केमिस्ट्री में भी रहेगा आपके। ठीक है, तो उसमें उसकी और स्ट्रक्चर आ जाएंगी। तो इतनी बातें हैं। क्लियर? ओके, ये अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सेंट्रल डोगमा। कौन सा है? सेंट्रल डोगमा। देखो इस चीज को ऐसे समझो आप, सेंट्रल डोगमा क्या है कि सेंट्रल डोगमा के अकॉर्डिंग हम ये बात करेंगे कि जो डीएनए होता है, जो डीएनए होता है ये रेप्लिकेट होकर, रेप्लिकेट मतलब इसकी लड़ियां खुलकर, अलग अलग खुलकर आरएनए बना लेगी। क्या बना लेगी? यानी जब डबल हेलिक्स होता है तो डीएनए और सिंगल हेलिक्स होता है तो आरएनए। लेकिन आपको एक बात यह भी ध्यान रखनी है कि आरएनए डबल हेलिक्स भी हो सकता है, कुछ स्थितियों में आरएनए डबल हेलिक्स भी हो सकता है। ठीक है, अब यहां से इससे बड़ा आरएनए क्या बना, और आरएनए से आगे बनी प्रोटीन। आरएनए से आगे क्या बनी? प्रोटीन। तो ये जो प्रोसेसिंग है ये प्रत्येक जीव की कोशिका में चलती रहती है। दुनिया का ऐसा कोई भी जीव नहीं जिसके अंदर ये प्रोसेसिंग ना हो।
डीएनए से आरएनए का बनना और आरएनए से प्रोटीन का बनना। डीएनए से आरएनए का बनना और आरएनए से प्रोटीन का बनना। यहां पर आरएनए जो बनेगा वो आपका एमआरएनए बनेगा भाई। कौन सा आरएनए बनेगा? एमआरएनए। और डीएनए यहां पर रेप्लिकेट होगा, रेप्लिकेशन होगा डीएनए का, यानी खुल जाएगा। डीएनए से एमआरएनए का बनना कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन। और एमआरएनए से प्रोटीन का बनना कहलाता है ट्रांसलेशन। क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन का मतलब अनुलेखन और ट्रांसलेशन का मतलब अनुवादन, अनुवाद हो गया उसका। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन का मतलब अनुलेखन और ट्रांसलेशन का मतलब अनुवादन, ट्रांसलेट करना, अनुवाद करना। अपन बोलते हैं ना ट्रांसलेट करें, इसका अनुवाद करें। ये पूरी प्रक्रिया सेंट्रल डोगमा कहलाती है भाई। ये पूरी प्रक्रिया सेंट्रल डोगमा कहलाती है। द होल प्रोसेस इज कॉल्ड सेंट्रल डोगमा। यानी ये बात क्रिक ने बताई थी भाई। इसने क्या बताया कि एक कोशिका है, कोशिका के अंदर केंद्रक है, केंद्रक में डीएनए पड़ा है और जब उसमें रेप्लिकेशन होता है तो आरएनए टूट के बाहर आ जाता है और ये राइबोसोम को अपने साथ जोड़ के प्रोटीन बना लेता है। तो जब डीएनए से आरएनए बनता है तो इस प्रक्रिया को तो कहेंगे हम ट्रांसक्रिप्शन। और एमआरएनए से प्रोटीन का बनना ये कहलाएगा ट्रांसलेशन। और प्रोटीन जब बन जाती है जीव में तो फिनोटाइप शो होती है। तो इन्होंने बताया कि जब आनुवंशिक सूचनाओं का प्रवाह है डीएनए से आरएनए की तरफ तथा आरएनए से प्रोटीन की तरफ एक ही दिशा में हो तो उस चीज को हम सेंट्रल डोगमा कहेंगे। उस बात को हम क्या कहेंगे? सेंट्रल डोगमा कहेंगे। ठीक है, सेंट्रल डोगमा जब आनुवंशिक सूचनाओं का प्रवाह एक दिशा में चले तो उसको हम सेंट्रल डोगमा कहेंगे। लेकिन बाद में दो साइंटिस्ट और आए जिनका नाम था टेमिन और बाल्टीमोर। क्या नाम था? टेमिन और बाल्टीमोर। टेमिन और बाल्टीमोर, इन्होंने ये बताया कि कुछ जीव ऐसे होते हैं, कुछ वायरस आधारित जीव ऐसे होते हैं जैसे रिट्रोवायरस। कौन सा वायरस? ये रिट्रोवायरस जो है वो एचआईवी में होता है, एचआईवी वायरस। तो एचआईवी वायरस जो होता है वो आरएनए आधारित होता है। कैसे होता है? आरएनए आधारित होता है एचआईवी वायरस। टेमिन और बाल्टीमोर दो साइंटिस्ट और थे भाई। तो टेमिन और बाल्टीमोर ने ये बात बताई कि जैसे एचआईवी वायरस होता है, ठीक है, एक काम की बात बताता हूं। एचआईवी वायरस जो है इसको ये जब बॉडी में एंटर हो जाता है ना तो ये पूरे इम्यून सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर देता है और होता है आरएनए आधारित। लेकिन ये इतना शक्तिशाली कैसे होता है कि ये बॉडी के इम्यून सिस्टम को ही खराब कर देता है।
क्योंकि इसके पास एक गजब की कैपेसिटी है और वो कैपेसिटी का तोड़ अपने पास नहीं है। सीधी सी बात ये है, गजब की कैपेसिटी है इसके पास। क्या? ये आरएनए आधारित होता है। ये जैसे ही अपनी कोशिका में प्रवेश करता है तो डीएनए बना लेता है भाई। क्या बना लेता है? और फिर रेप्लिकेट होके अलग अलग आरएनए बना देता है। अकेला आया था ना, आरएनए बना दिए, फिर वापस से डीएनए बना लेगा, फिर आरएनए बना देगा, फिर डीएनए बना देगा, फिर आरएनए बना देगा। मारो देखा कैसे मारते हैं। अगर डीएनए बना दिया, उसको तोड़ दिया, अलग अलग हो गया तो वापस बना देगा डीएनए। मतलब इसका कोई तोड़ नहीं है। क्या नहीं है? इसके पास एक गजब की कैपेसिटी है। ये रिवर्स कर देता, अपनी प्रक्रिया को रिवर्स करता है। कैसे? जैसे डीएनए से आरएनए बनना कॉमन सी बात है, हमारे अंदर ऐसा ही होता है। लेकिन ये जो वायरस होते हैं ना, जैसे एचआईवी वायरस वगैरह, रेट्रो वायरस है, ये एमआरएनए से वापस से डीएनए बना देंगे। इस बात को आप कहोगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहोगे? तो टेमिन और बाल्टीमोर ने यही बताया था कि कुछ वायरस ऐसे भी हैं, कुछ जीव ऐसे भी हैं जिनमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया पाई जाती है। ये आरएनए से वापस से डीएनए बना लेते हैं। तो भाई साहब क्रिक, आपकी बात मैं गलत ठहराता हूं। आपने तो ये कहा कि आनुवंशिक सूचनाओं का प्रवाह एक ही तरफ होगा, ओनली वन डायरेक्शन में। लेकिन यहाँ पे आप देख लो, कुछ वायरस ऐसे होते हैं तो आपकी एक डायरेक्शन से वापस से जैसे थे वहीं वापस आ रहे हैं। तो आपकी बात को मैं खंडित करता हूं। तो ये बात तो आप भी जानते हो, कोई भी साइंटिस्ट अपनी बात कहता है तो उसके नीचे उसका खंडन जरूर आ जाता है कि तेरी बात की वैल्यू कितनी है, उस बात की नीचे बात जरूर आ जाती है। तो ये बात इस प्रकार से खंडित की गई। ठीक है, इसके बाद में हम एक और बात करते हैं, उसको कहेंगे हम डीएनए की पैकेजिंग। क्या कहेंगे? डीएनए की पैकेजिंग। देखो, दुनिया के अंदर कोशिका को दो भागों में बांटा गया है, एक प्रोकैरियोटिक और एक यूकैरियोटिक। दो भागों में बांटा गया सेल को। अब आपको मैं एक कॉमन सी बात बताता हूं। यूकैरियोटिक जीवों का जो डीएनए है, या डीएनए की अगर हम कॉमन सी बात करें तो डीएनए जो है वो कम से कम 2.2 मीटर लंबा होता है। कितना होता है? तो 2.2 मीटर लंबा होता है। तो आप बता सकते हो कितना बड़ा हो गया? यानी 1 मीटर में कितने फुट होते हैं? 3 होते हैं कि 3.5 होते हैं? 3। तो 2.2 मीटर लंबा यानी बहुत बड़ा डीएनए हो गया। और कोशिका का जो आमाप होता है, उसके अंदर केंद्रक का जो आमाप होता है वो 0.5 माइक्रोन जितना होता है। अब इतना बड़ा डीएनए उसके अंदर कैसे सेट रहता है? तो वो क्या करके रखता है? अपनी पैकिंग करके रखता है वहां। क्या करके रखता है? पैकिंग करके रखता है। अब जो यूकैरियोट प्रोकैरियोटिक जो जीव होते हैं, इनके अंदर जो डीएनए है ये ऋण आवेशित डीएनए, इनमें पाया जाने वाला ऋण आवेशित डीएनए, यहां पर एक प्रोटीन पाई जाती है जिसको हम कहेंगे नॉन हिस्टोन प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन? यानी ऐसी प्रोटीन जो हिस्टोन जैसी प्रक्रिया नहीं दर्शाती है, क्योंकि हिस्टोन प्रोटीन तो इसमें होती है, इसलिए हम क्या बोलेंगे, इसमें कौन सी है? नॉन हिस्टोन प्रोटीन। इसके साथ ये धनावेशित होती है और डीएनए ऋणावेशित होता है। तो इसके साथ पॉजिटिव और नेगेटिव जो चीज होती है पास पास आती है तो आपस में बंध जाती है। तो इसके साथ ये बंध कर आपस में सेट रहता है। ये तो बात हो गई किसकी? प्रोकैरियोटिक जीवों की। और यूकैरियोटिक जीवों की बात करें तो मामला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है।
मामला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। यूकैरियोटिक जीवों के अंदर पैकेजिंग का नया मॉडल होता है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम मॉडल। कौन सा? न्यूक्लियोसोम मत। ये जो न्यूक्लियोसोम मत है ये कुछ इस प्रकार से होता है कि देखो, आपने सेल डिवीजन जब पढ़ा था तो उसके अंदर जो प्रोफेज अवस्था है उसमें एक आपने ऐसी अवस्था देखी जिसमें गुणसूत्र जो होता है उसके बीच बीच में ऐसे पॉइंट से पॉइंट दिखते हैं। आप बीट अवस्था थी ये। पैकेटिन, प्रोफेज के 5 स्टेज होती है ना, पैकेटिन, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, डाइकाइनेसिस, 4-5 होती है। तो उसकी 5 प्रोफेज में, एक प्रोफेज की 5 अवस्था में ऐसा होता है। तो ये जो पॉइंट से पॉइंट थे ना, ये ही न्यूक्लियोसोम है। क्या है? तो अब हम इस न्यूक्लियोसोम को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? न्यूक्लियोसोम को पढ़ेंगे। ठीक है, काफी होगा ना।